Bar is with the side. I know it's been long since I've uploaded any video, but I just hope कि आगे ऐसा नहीं हो और मैं रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करूँ. दिस वीडियो इज़ स्पेशली मेड फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे कहा है कि मैम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर का नहीं हो पाता है. ऑब्वियसली स्कूल में भी इतना, कॉलेजेस या स्कूल्स में भी इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करें. हम जनरली एक समरी वाइज चैप्टर की समझाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करते हैं, बट वो लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं होती. बट उससे कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो हमने सोचा ठीक है हम ये कोशिश करते हैं. तो विदाउट मच डिले हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. एंड इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट हमें इसमें देखना है कि देखो, जानते हो कि हमारे पास जो डेमोक्रेसी है वो हमारे यहाँ जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, या जिसको हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसके बाद फिर वो हमारे लिए सरकार बनाते हैं और फिर पावर में आते हैं, सरकार बनाते हैं और हमारे लिए रूल्स एंड डिसीजन हमारे लिए लेते हैं. तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है और इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में जाहिर तौर पे ये मुमकिन ही नहीं है कि हर इंसान को हम पावर शेयर कर सकें, है ना. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में. एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव इन इंडिया वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ना इस चैप्टर में व्हाट एग्जैक्टली यू लर्न इज़ दैट कैसे हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, क्या पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन है जो ये सारी चीज़ों को देखता है. उसके अलावा जो बेसिक आइडिया इस चैप्टर में है वो ये है कि भाई कैसे आप, द बेसिक आइडिया है इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. आप कैसे इस बात का फैसला कर पाएंगे कि ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है या ये नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. क्योंकि इस बात को हमने बहुत बार अपने लेक्चर्स के दौरान ही दोहराया है कि सिर्फ इलेक्शन का होना इस बात की गवाही नहीं देता कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है. किसी भी इलेक्शन को कहीं होने के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कुछ सर्टन क्राइटेरिया हैं. अगर वो वहाँ चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो ही हम कहेंगे कि इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर. तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है. इस चीज़ को तो एकदम ख़त्म करो इस बात को. उसके बाद अब बात आती है कि वाई इलेक्शन. तो छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें सिर्फ ये जिसमें जिक्र है कि वो किसी का बहुत बेसब्री से बहुत वेट कर रहे हैं किसी नेता का जिनका नाम चौधरी देवीलाल है. उनका बड़ा इंतज़ार है लोगों को. और ये बात है आपकी बहुत पुरानी स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. तो स्टेट असेंबली इलेक्शंस क्या होते हैं बेटा, कि असेंबली इलेक्शंस क्या होते हैं कि 2-3 तरह के इलेक्शंस होते हैं. एक आपका होता है जनरल इलेक्शन. जब जनरल इलेक्शन होता है जिसको हम लोकसभा इलेक्शन भी कहते हैं. इन जनरल इलेक्शन के बाद बेसिकली हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये चुने जाते हैं, ठीक है, जो मेन पार्लियामेंट है जो दिल्ली में है, राइट. और जो स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कहा जाए या जिसको हम असेंबली इलेक्शन भी कहते हैं, ये बेसिकली इसके द्वारा हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते हैं. जैसे पार्लियामेंट होती है ना, पूरे सेंटर में लॉ बनाती है, वैसे ही हर स्टेट में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि हमारे लिए लॉज बनाती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे. तो ये यहाँ पे जो जिक्र है वो हरियाणा के स्टेट इलेक्शन की बात है. और जो एक और बात है, जनरल इलेक्शन जब होते हैं लगभग 1-2 दिन के अंदर पूरे कंट्री में एक साथ हो रहे होते हैं. लेकिन जब स्टेट इलेक्शन होते हैं तो वो लिमिटेड स्टेट्स जहाँ पे ड्यू होता है वहीं पे वो इलेक्शंस हो रहे होते हैं. तो यहाँ पे हरियाणा की बात 1987 में है और स्टेट बहुत लंबे अरसे से वहाँ पे कांग्रेस पार्टी वहाँ पे थी. अच्छा, एक और चीज़ बेटा, यहाँ पे आई विल नॉट रीड लाइन बाय लाइन बट आई एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन. सो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा मैं रीड नहीं कर रही हूँ तो मैंने लाइन को कहीं छोड़ दिया है. हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ बट रीड नहीं करूँगी, वो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है. तो स्टेट में 1982 से कांग्रेस पार्टी थी. चौधरी देवीलाल जो थे वो एक ऑपोजिशन लीडर थे. ऑपोजिशन लीडर क्या होता है बेटा, जब भी कोई 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जिस हाउस में भी है उसके 1/10 मेंबरशिप जो है जब तक वो मतलब उसके पास नहीं होती है तब तक वो ऑपोजिशन लीडर नहीं कहा जाता. और फिलहाल जो हमारे पास ऑपोजिशन लीडर है वो हमारे राहुल गांधी साहब हैं, ठीक है. ये हैं हमारे अभी फ़िलहाल के ऑपोजिशन लीडर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये सब हुआ. उसके बाद फिर आपका इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं नया युद्ध, या हम जिसको कह सकते हैं स्ट्रगल फॉर जस्टिस. और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम था लोकदल. अब उसके अलावा क्या हुआ कि इन्होंने, अब ऑब्वियसली जब ये हुआ कि इनको लगने लगा कि कांग्रेस बहुत लंबे अरसे तक जीत रही है तो इन्होंने एक फ्रंट बनाया, ठीक है. फ्रंट किया. जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि जब बीजेपी जीत रही थी तो जितनी बाकी पार्टीज़ थी जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जिनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, उन्होंने सब उसके अगेंस्ट में जाके एक ग्रुप बनाया था, एक फ्रंट बनाया था अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, राइट. तो ऐसे ही जैसे अभी इंडिया ग्रुप है तो वो एक अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी था, वैसे उस टाइम भी कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टीज़ थी उनके साथ चौधरी देवीलाल ने एक फ्रंट बनाया था, एक कह सकते हैं कोलिशन बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, राइट.
और लोगों ने कहा हम सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। और जो इलेक्शन का कैंपेन था, उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जितने भी हैं लोन्स विल वेव द लोन्स, मतलब हम सारे जो लोन्स हैं वो माफ़ कर देंगे, ठीक है। जितने भी फार्मर्स के हैं या छोटे बिजनेसमैन के जितने भी वो हैं, हम सबके सबको माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर ये ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द मोमेंट आई विल कम इनटू द पावर दिस विल बी द फर्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग इट। उसने पहले प्रॉमिस कर लिया था कि जैसे ही हम पावर में आएंगे ये हमारा पहला काम होगा जो हम करेंगे, सही है ना। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त, उससे लोग बहुत खुश नहीं थे। और फिर उनको देवीलाल का प्रॉमिस भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा लोक दल को उन्होंने, और उसके जो ग्रुप थे जो उसके साथ अलायंस थे, यानी जो उसके साथ जुड़े हुए थे, कोई खाली लोक दल नहीं था ना, और भी बहुत सारी पार्टियों का ग्रुप ने मिलके कि हम सब एक हैं टाइप इलेक्शन लड़ा था, तो सबको मिलके काफ़ी वोट मिला। और यहाँ तक कि जो लोक दल थे और उसके जो पार्टनर्स थे उनको 76 आउट ऑफ 90 सीट्स मिली। सीट्स क्या होती है बेटा, जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल ये कंट्री है, तो उस कंट्री को हम डिफरेंट एरियाज़ में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और हर एक एरिया को हम जो होता है वो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं या उसको हम सीट कहते हैं, ठीक है। अब सीट जितने एरियाज़ में वो एरिया बांटा जाता है, अगर स्टेट का इलेक्शन है तो जितने भी पार्ट में हम उसको बांट रहे होते हैं उसको हम सीट कहते हैं। तो हरियाणा को बेसिकली हमने जो बांटा था वो हमने बांटा था 90 सीट्स में, और 90 में से 76 जगह से चौधरी देवीलाल के पार्टी वाले लोग या जो उनके पार्टनर्स थे वो लोग जीते। और किसी भी पार्टी को जीतने के लिए हमें 50% +1, जो भी उसका आधा है, टोटल नंबर ऑफ सीट का जितना आधा है उसमें एक और जोड़ के अगर उतनी सीट मिलती है तभी हम उस पार्टी को मेजॉरिटी कहते हैं। जैसे मान लो इसमें 90 सीट थी, तो 90 में अगर किसी को भी 45 भी मिल जाती तो उसे हम क्लियर मेजॉरिटी कहते हैं। पर इनके पास तो बहुत ज़्यादा थी, इनके पास तो 76 थी, तो इनकी तो क्लियर मेजॉरिटी आ ही गई थी। तो यानी कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे नंबरों से ये जीते। तो इससे इस बात का ज़रूर पता चलता है कि यानी लोगों को ये इनकी बातें, इनके वादे जो उन्होंने लोगों से किए वो काफ़ी अट्रैक्ट किए, और काफ़ी लोग जो थे और उनको ये लगा कि हाँ वाकई हमें इनको जिताना चाहिए, एंड दिस पार्टी केम इनटू पावर। नाउ ऐसा नहीं था, मतलब लोकदल और उसके जो अलायंस थे उनको तो 76 मिला था, लेकिन अगर खाली लोकदल को भी देखो ना तो भी उनको 60 सीट मिलती, मतलब खाली खुद भी अपने आप में क्लियर, अगर वो चाहते अपने जितने पार्टनर्स उनको निकाल देते ना तो भी वो जीत जाते, क्योंकि 60 था और हमें कितना ज़रूरत थी 45% वन का मतलब 90 का 45 + 1 मतलब, यानी अगर इनके पास 46 मिल जाता, 46 पे ही ये अपनी सरकार बना सकते थे बिना किसी सपोर्ट के, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने मिलकर सरकार बनाई। और जैसे ही वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस, सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन, जाहिर सी बात है इलेक्शन का रिजल्ट जो आता है, जो पहला वाला चीफ मिनिस्टर होता है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर नए मेंबर्स, मैंने आपको बताया कि जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं इसके बाद आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि स्टेट की, जैसे पूरी कंट्री की पार्लियामेंट है वैसे स्टेट में भी एक पार्लियामेंट होती है जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है, उसके मेंबर चूज़ किए जाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है क्योंकि ये लीडर थे, हमारे लोगों के पसंदीदा थे, तो चौधरी देवीलाल को हमारा सीएम बनाया गया। जब भी सीएम बनाया जाता है तो हमारे जो गवर्नर साहब होते हैं, अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो प्रेसिडेंट साहब, और अगर हम किसी स्टेट की बात कर रहे हो तो हमारे गवर्नर जो होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, वो इन्वाइट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनको सीट मिली होती है उनको इन्वाइट करते हैं और कहते हैं आइए और सरकार बनाइए। तो फिर उनको इन्वाइट किया गया और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गया। Now, as soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agriculture, laborers and small businessmen. Now, as he promised to his people that the moment I'll come into the power, this will be the first action of the government, and he did that, है ना, जो उन्होंने कहा था उन्होंने exactly वो किया। जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जो हमने वादा किया था लोगों से हम उसे पूरा कर दें। और उसके बाद उसके लगभग 4 साल तक उनकी पार्टी ने रूल किया, और नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में होने वाले थे। और इसमें ऑब्वियसली अब देखो होता क्या ना कि हम भी थोड़ा सा, हमें भी शुरू में थोड़ा बहुत हम इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जब ग्रेजुअली लंबे टाइम तक जब पार्टी रहने लगती है और फिर हम इसमें कमियां भी ढूंढना शुरू करते हैं, और क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास भी है कि हमारे पास बहुत पावर है और इस पावर से हम सरकार को बदल सकते हैं अगर हमारे मन का काम नहीं करेंगी। तो लोगों को क्या हुआ, धीरे धीरे उनको लगा, लोग जो थे एक आध दो काम उन्होंने अच्छा किया होगा बट लोगों को उतना मज़ा नहीं आ रहा था, वो शायद इतना खुश नहीं हुए, और उन्होंने कहा ठीक है। फिर 1991 में जो दोबारा इलेक्शंस हुए इस पार्टी ने उतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, यानी इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल
जो सपोर्ट मिला था इनको पहले इलेक्शन में, उस तरह का सपोर्ट जो है उन्हें दूसरे इलेक्शन में नहीं मिला। ठीक है, और कांग्रेस को फिर से उन्होंने सरकार बनाने का मौका दिया और वो कांग्रेस फिर से हमारी सरकार बनाने लग गई ना। अब ये बात समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अभी आपने एक इलेक्शन से किसी को पावर में लेकर आए, आप उनसे नाराज़ थे, फिर आपने किसी दूसरे को पावर में बैठाया, फिर आपने देखा कि आपको समझ नहीं है, आपको लगा कि ये नहीं कर पा रहे वैसा, फिर आपने पहले वाले को पावर बैठा दिया। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन है, जहाँ पे आपको ये चॉइस मिलती है कि आप उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो आपके लिए लॉज बनाए। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप सरकार को आपको पलट सकते हैं। वो एक बात है ना, ये कुर्सी है, आपकी जागीर नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो हम जो डेमोक्रेटिक लोग हैं वो समझते हैं कि अगर आपको नहीं कुछ करना है ना तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, कुर्सी आपकी घर की चीज़ नहीं है राइट। तो डेमोक्रेसी में यही होता है, कुर्सी डज नॉट बिलोंग टू वन पार्टी और वन ग्रुप ऑफ पीपल। आप नहीं अच्छा करोगे, हम दूसरे को देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन समझ लिया हमने क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अब बात आती है इलेक्शन, हमें इलेक्शन चाहिए ही क्यों भाई, क्या वजह है। देखो, कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो होते हैं वो रेगुलरली ही होते हैं। ऐसा नहीं एक बार बना दिया उसके बाद भूल गए, उसके बाद फिर ज़िंदगी भर के लिए वही नेता बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसको रेगुलरली होना पड़ता है। ठीक है, और there are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people representative। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 1000 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और हमने यहाँ तक भी सुना है कि उन कंट्रीज़ में जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। और अगर आप 9th के बच्चे हैं तो आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, वाई डेमोक्रेसी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाले में चैप्टर में पढ़ा था कि चाइना में भी होता था, मैक्सिको में भी होता था, बहुत जगह इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे, साउथ अफ्रीका में भी। तो उन सब इंसिडेंट से हमने बहुत साफ देख लिया था कि इलेक्शन, जैसे मैंने पहली बात, फिर वही सेम बात दोहराना होगा कि इलेक्शन ज़रूरी नहीं होता कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं होता है, वहाँ भी होता है ना। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन। तो अच्छा बता ही दो यार, तुम्हें इलेक्शन चाहिए क्यों। नाउ लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। चलो ठीक है, अब हम ऐसा, तुम पीछे पड़ गए हो मुझे कि क्यों होना चाहिए, वजह क्या है इसकी। तो ऐसा करते हैं, एक बार को हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि अगर इलेक्शन हो ही ना तो क्या होगा। A rule of people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decision। बट ठीक है, हमने कहा कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रूल ऑफ द पीपल। हम सब मिलके फैसला लेंगे कैसे? कितना बड़ा एरिया कहाँ पे आएगा जहाँ सब करोड़ों की पॉपुलेशन बैठ के फैसले लेगी? और आपको लगता है इतने सारे लोग बैठ के कोई फैसला ले भी पाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है। ना आपके पास इतना नॉलेज है कि आप इतने बड़े बड़े फैसले ले सकें, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप एक रोज़मर्रा के फैसलों को लेने के लिए इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स एंड मीटिंग्स होगी। और इतनी बड़ी गैदरिंग एंड मीटिंग में एक कॉन्सेंसस का होना, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट का होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। Now, therefore, in most democracies, people rule through their representative, and that is the reason why हम representative democracy, जिसे मैंने पहली बार दोहराया, तो वैसे वाले तरीके से फॉलो करते हैं। हम जिनको चुनते हैं वो फाइनली हमारे लिए लॉज बनाते हैं। Now, is there a democratic way of selecting representative without elections? क्या बिना इलेक्शन के हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन नहीं सकते? क्या ज़रूरी है कि हम उस पर करें? Let us think of a place where representative are selected on the basis of age and experience। कहते चलो हमें नहीं करना इलेक्शन, इतना पैसा खर्च होता है, इतना वक्त ज़ाया होता है। ऐसा करते हैं, हम किसी को एज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुन लेते हैं, या हम किसी एजुकेशन के बेसिस पे चुन लें, या हम किसी नॉलेज के बेसिस पे चुन लें, है ना। तो अभी क्या है ना कि अब ऐसे केस में क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्टी आएगी यार, कैसे पता कि ये बहुत एक्सपीरियंस है, ये बहुत नॉलेजेबल है ना। तो अभी ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे नहीं हम कर सकते हैं, हमको ये समझ में आ गया है, तो हम बस किसी के बेसिस पे हम बस ये जो हाईली क्वालिफाइड लोअर जिसकी लो क्वालिफिकेशन को अलग कर देंगे, जो हाईली क्वालिफाइड हाईली एक्सपीरियंस है उसको ले लेंगे हम, और बाकी लोगों को हम नहीं लेंगे जो लेस क्वालिफाइड हैं या लेस एक्सपीरियंस को। अगर एक बार को इमेजिन कर लेते हैं, एक बार मान लो एक अल्टीमेट कहते हैं एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट को ले लो, क्या हो जाओ, मान एक आइडियल ले लो, क्या मान लो ऐसा कुछ होता है, तो क्या ऐसे केस में तुम कहोगे कि ऐसी डेमोक्रेसी है? अब उसमें यहाँ पे बहस नहीं कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं, इस पे बहस नहीं करो। मान लो कि अगर ऐसा है तो क्या आप बोलोगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है? क्या वहाँ पे कह सकते हो? हाँ, अब क्योंकि हमने उसके एक्सपीरियंस पे, उस पर नॉलेज के बेसिस पे हमने ले लिया, तो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी मर्ज़ी से चलेंगे? कैसे हम कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें चुना, जिनको हमने सिर्फ क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के बेसिस पे चुन लिया है, तो कैसे मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो इसलिए ये
बिना इलेक्शन के अगर हम चूज़ करते हैं और फिर वो बन गए एक बार, फिर हटाए कैसे जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत तजुर्बेकार है। फिर जब तक कि उनसे ज़्यादा तजुर्बेकार कोई नहीं आएगा तब तक तो फिर हमारा इलेक्शन मतलब हम हटा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें कोई तो मैकेनिज़्म चाहिए भाई कि जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज कर सकें, है ना। और इसी मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। यही मैकेनिज़्म जो है वो हमारा इलेक्शन होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि इलेक्शन क्या है, लेकिन वो बार बार बता रहे हैं तो हम बार बार सुन रहे हैं कि वो इलेक्शन है। अब बहुत ज़रूरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। क्यों ज़रूरी है भाई? एक इलेक्शन में हमारे पास चॉइसेस होती हैं, वोटर के पास चॉइस है किसको चुने, वो कौन उसके लिए लॉ बनाएगा, कौन उसके लिए सरकार बनाएगा, कौन उसके लिए डिसीजन लेगा, एंड किस पार्टी की पॉलिसीज़ आपको रूल करेंगी। भाई देखो, हर पार्टी की अपना एक आइडियोलॉजी होती है, अपनी एक सोच होती है। कोई चाहता है कि किसानों के लिए काम करें, कोई चाहता है कि हम बिजली सड़क पानी पे काम करें, कोई चाहता है कि हम कंट्री का जीडीपी अपने अपने सबके मतलब कैंपेन में आपके मैनिफेस्टोज होते हैं, उनके एम्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, उस बेसिस पे आप जो है चुनते हैं, है ना। तो उसी पॉलिसी, जिसकी पॉलिसी आपको समझ आती है कि हाँ आप रिलेट कर पाते हो, तो आप उसी को चुनते हो, है ना। ना व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे, मैंने पहले बताया, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। सब जगह सारी डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस होते हैं, पर मैंने पहले बताया कि नॉन डेमोक्रेसी में भी होता है। कैसे हम फ़र्क करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो भाई सिंपल लिस्ट है इसमें, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो समझ जाओ कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। पहली चीज़ क्या है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। भाई सबको मौका मिलना चाहिए चूज़ करने का। ऐसा नहीं कि तुम कर लो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं बाबा। अगर तुम्हारे पास भी है तो हमारे पास भी है। वन वोट वन वैल्यू एंड वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इट्स नॉट दैट कि तुम्हारे वोट की कीमत ज़्यादा हो, तुम जाओगे वोट देने तो 10 काउंट होगा, मैं जाऊँगी तो 1 काउंट होगा। ऐसा कुछ नहीं होने का, ठीक है। सेकेंड क्या है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। ऑफ कोर्स यू शुड हैव सम चॉइसेस ऑल्सो। अगर कैसे करोगे, बार बार एक ही पार्टी को जिताओगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा। कि एक ही पार्टी बार बार इलेक्शन लड़ रही है तो फिर इलेक्शन होने का भी कोई मतलब नहीं है। आपके पास भी ना चॉइसेस होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी, तो आपके पास भी चॉइस होनी चाहिए। एंड वी शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एवरीबडी शुड बी फ्री। हम चाहें तो हम खड़े हो जाए, आप चाहो तो हम दूसरा खड़ा हो सकता है। तो एक रियल चॉइस आनी चाहिए वोटर के पास। ऐसा नहीं कि नहीं तुम नहीं खड़े हो सकते, तुम ही खड़े हो सकते हो, ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं सेट होना चाहिए। तीसरा क्या है, द चॉइसेस शुड बी एट ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। भाई ऐसा नहीं एक बार चूज़ कर लिया उसके बाद दोबारा चूज़ ही नहीं कर सकते, बस हो गया भाई एक बार इलेक्शन हो गया, वो हो गई कुर्सी उनके नाम, उनकी जागीर बन के हो जाएगी, अब नहीं बोलना कुछ तुम लोग, अब कोई इलेक्शन नहीं होना। तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने के लिए इलेक्शन को रेगुलर इंटरवल पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पाँचवा क्या है, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वे पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। भाई देखो, सॉरी एक और आई थिंक आई मिस वन पॉइंट, फोर्थ वन, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। हमने जिसको चुना ना वही आएगा। ऐसा नहीं बाबा तुम्हें इलेक्शन में हमने जिताया और तुमने क्या किया, तुमने अपने घर में लाके किसी को बैठ दिया कि अरे ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे चाचा मेरे ही तो हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हमने आपको चुना है, आप ही जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे या आप ही जाके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनोगे। कोई और तुम्हारा रिश्तेदार जाके वहाँ पर नहीं बैठ सकता। लास्ट वाला है कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए भैया। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई मजबूर नहीं करके हमें इलेक्शन में और किसी तरह का कोई प्रेशर हम पे एग्जर्ट नहीं कर सकता है। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, दिस माइट लुक वेरी सिंपल एंड इजी कंडीशन, बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या होता है। अब जब जाहिर सी बात है इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यानी एक तरह से हम पॉलिटिकल कंपटीशन की बात कर रहे हैं। सब लोग इसके लिए जितनी, क्योंकि हमारे पास तो हम तो मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, इतनी सारी पार्टीज़ हैं और सबके सब इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाती हैं। तो अब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो देखो ना, जाहिर सी बात है जब इलेक्शन लड़ोगे तो एक कंपटीशन तो पैदा होता ही है। क्या ये कंपटीशन सही है या गलत है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो होते हैं, जाहिर सी बात है, इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। होना ही होना है यार, इसको तो आप हटा ही नहीं सकते हो, इसको तो ख़त्म ही नहीं कर सकते हो ना आप। अब दिस कॉम्पिटिशन टेक वेरियस फॉर्म्स। कभी कभी भाई कॉम्पिटिशन तो बहुत एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है और एक कंपटीशन ये भी होता है कि बहुत अगली फॉर्म भी ले लेता है। तो वही सब कुछ यहाँ पे भी है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच होता है। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जब इलेक्शन होने वाला होता है तो पूरे कंट्री को हम एक लंबा डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही सीट पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सबके कैंडिडेट खड़े होते हैं। अब यहाँ से जीतना तो यार एक ही को है,
तो इनके बीच में कंपटीशन होने लगता है ना, ये इनको गिराने की कोशिश करते हैं, ये इनको गिराने की कोशिश करते हैं, तो सब आपस में लड़े भिड़े रहते हैं। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही जगह से, एक ही सीट पे, वहाँ पे आपके कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। नाउ इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो सब ऐसे ठंडे बैठे रहेंगे, हमें क्या करना है यार, जीत गया तो ठीक है, नहीं जीते तो क्या है। तो ऐसे क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं आपको मजबूर करता है कि आप कुछ अच्छा करो ना। बट इट इज़ गुड टू हैव पोलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्लियरली एन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन हैज़ मेनी डीमेरिट्स, ये तो पता है यार, डीमेरिट्स तो है ही। अब आप दो लोग हैं, खड़े हैं एक मैदान में, एक को ऊपर आगे भागना है, एक को पीछे रह जाना है, तो दोनों की कोशिश तो आगे जाने की होगी ना। अब उस आगे जाने की कोशिश में दूसरे को हम किस तरीके से गिराते हैं, दूसरे को किस तरह से हम कमतर दिखाते हैं, वो तो डिपेंड करेगा उसकी मॉरल एथिक्स पे, किस तरीके से वो उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट जनरली क्या होता है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। फैक्शनलिज्म क्या होता है, एक ग्रुप में डिवाइड कर देता है ना, एक ग्रुप में आ जाता है, ठीक है, एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी आती है। भाई जाहिर सी बात है, हम कांग्रेस वाले हैं, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं, अब इन्हीं के बीच में लड़ाई हो जाती है, इनके ग्रुप वाले, इनके ग्रुप वाले, इनके ग्रुप वाले। एक ही मोहल्ले में, एक ही इलाके में, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में सब अलग अलग पार्टी वाले लोग होते हैं, और उन्हीं के बीच में भिड़ंत शुरू हो जाती है ना, आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। तो वो एक डिसयूनिटी सी हो जाती है। अब अगर आप बीजेपी के मानने वाले हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, तो हमारे बीच में ना एक अजीब सा टेंस सा क्रिएट हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, एरियाज़ भी डिवाइड हो जाते हैं, यार यहाँ पे कांग्रेस वाले हैं, यहाँ पे बीजेपी वाले हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों से भी क्या होता है, एक डिसयूनिटी सी क्रिएट होती है। तो इसको पार्टी पॉलिटिक्स आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बड़ी पार्टी पॉलिटिक्स है, बड़ी पार्टी पॉलिटिक्स है। एक तो मुझे इस बात से भी बड़ी आपत्ति है, बहुत एतराज़ है कि पॉलिटिक्स को इतने गंदे तरीके से यूज़ किया जाता है, जहाँ हमेशा हम नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स को। यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ बड़ा पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स इतना गंदी चीज़ तो नहीं है ना, जितना हम उसको जितने गंदे तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। बुरा लगता है कि आप कहीं भी यूज़ करते हो, कहीं हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हो, यार वहाँ हमने ख़ानदानी पॉलिटिक्स, स्कूल की पॉलिटिक्स, घर की पॉलिटिक्स। नो, पॉलिटिक्स तो इतनी बुरी नहीं होती यार, लेकिन हम उसे बहुत बुरा बना दिया, हमने बहुत बुरा बना दिया उसको, जिस कंटेक्स्ट में हम उसको यूज़ करने लगे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करने लगे हैं। ओके, ओके, पढ़ लिया हमने ये वाली बात। फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। भाई शुरू हो जाते हैं, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसे किया, ऐसा किया, वैसा किया, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना शुरू करते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो ये सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ही नहीं बना पाते। उनको लगता है कि बस शॉर्ट टर्म बनाओ और इनको अट्रैक्ट करो, है ना। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ तो बनाना ही नहीं चाहते। वो सोचते कौन इतना लंबा बोल, अभी तो दे दो इनको, साइकिल दे दो, लैपटॉप दे दो, या कुछ भी ऐसा ना। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रही, एक बात आपको सिर्फ बता रही हूँ कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लोग इलेक्शंस लड़ने लगे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, अच्छे लोग जो है ना वो आना नहीं चाहते, कंट्री को सर्व नहीं करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि यार दे डोंट वांट टू बी ड्रैग्ड इनटू दिस अनहेल्दी कंपटीशन, जहाँ पे सब भी कुछ भी बोलते चले जाओ ना, वो सुनना नहीं चाहते ना। आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी ना था, तुम ऐसा सोच रहे हो क्या उन्हें नहीं पता था, क्या क्या देखा था उन्होंने भी मसाइल अपने वक्त के, तो उन्हें भी पता था भाई ये तो होना है, ये तो थोड़ा सा उन्हें पता था। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन में तो हमें ये फ्री कंपटीशन चाहिए ही। दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। उनको पता है ये आगे जाके कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर देगा, क्योंकि किसी भी आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल लीडर को पता है कि मतलब इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू सर्व देम। ऐसा कहीं होता नहीं है ना, एक आइडियल वर्ल्ड में ही होता है जहाँ पे इंसान चाहता है कि भैया हमें ऐसा देश सेवा करनी है। बहुत ही ऐसा आइडियलिज्म है ये चीज़ कि ऐसा कोई सोचे। तो हर कोई जो आता है ना वो बेसिकली यही चाहता है कि भाई हम पावर में आना चाहते हैं। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, बट दैट इज व्हाट happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political career. Obviously, हर कोई चाहता है कि हमारा करियर बन जाए पॉलिटिक्स में, हम आगे बढ़ जाएं। और उसमें क्या होता है, they want to remain in power and get power and position for themselves. उनको पावर में रहना चाहते हैं, पावर पाना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हम लोगों को सर्व भी करें, लेकिन बड़ा रिस्की हो जाता है entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. तो कोशिश करते हैं वो यहाँ तक कि जितना भी कोई बुरा क्यों ना हो, जितना भी उसका मकसद ज़िंदगी का कुछ भी और क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको करना पड़ता है ना। और one way is to try to improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. अगर
आप चाहते हो कि ये पॉलिटिकल कंपटीशन थोड़ा सा हेल्दी हो जाए ना, तो तुम ही दिखा दो, तुम्हारे हाथ में पावर है यार, डेमोक्रेसी में तो ऑल पावर लाइज इन योर हैंड। एक तरीका है, ज़रूर सी बात है अनहेल्दी कंपटीशन बना देते, आप हेल्दी बना दो। जो अच्छा नहीं कर रहे, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, बस आप सीधे उनको मत इलेक्ट करो। अगर वो कोई ऐसा आप उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, उनके पॉलिसी से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन्हें हटा दो, उन्हें नहीं दो, है ना। और या फिर आप ऐसा सिस्टम बना दो कि भाई अगर वो अच्छी बातें कर रहे हैं, आप एक काम की बात करो, तो आप उन्हें रिवॉर्ड दीजिए, आप उनको जिताइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप उनसे नाखुश है, तो आप उन्हें हराइए, है ना। तो ये सब चीज़ें, एवरीथिंग लाइज इन योर हैंड ना। हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? कौन है भाई? हम हैं, हम डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। और इस तरह के इलेक्टोरल कंपटीशन जो होते हैं, ये इंसेंटिव देता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स को। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जैसे बोनस होता है, हम काम अच्छा करते हैं और हमारी कंपनी वाले हमें पैसा बढ़ा देते हैं, हम टीचिंग अच्छी कर रहे हैं, हमारी सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमें लगता है ओह दैट्स रियली गुड, आई मस्ट हैव डन समथिंग रियली गुड, दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ बोनस या इंसेंटिव या इंक्रीमेंट, राइट। सो हम ये किसी को इलेक्शन में जिता देते हैं किसी की पॉलिसीज़ को पसंद करके, तो उसे लगता है अच्छा हो सकता है हमारा काम अच्छा लगा, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दिस पीपल हैव इलेक्टेड मी ट्वाइस, सो आई शुड डू रियली गुड दिस टाइम, है ना। तो वो एक इंसेंटिव की तरह काम करता है उनके लिए। वो होता है, दे नो दैट इफ दे रेज इशूज दैट पीपल वांट टू बी रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। उनको पता है अगर हम लोगों की मर्जी के हिसाब से, लोगों को ख्वाहिशों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो हम आगे भी पावर में आ सकते हैं। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और अगर नहीं कर पाए ना, तो फिर जाना ही जाना है। So, if a political party is motivated only by a desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. चाहे खाली किसी का मकसद यही क्यों ना हो कि बस हम पावर के लिए आ रहे हैं, तब भी उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को सर्व नहीं करोगे तो लोग तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। लोग कह देंगे जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए, इलेक्शन तो होते ही 5 साल बाद, तुम्हें हटा देंगे हम। तो आपको करना तो पड़ेगा ही। दिस इज बेट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर। इट्स जस्ट लाइक अ शॉपकीपर, लाइक इफ समवन इज सेलिंग समथिंग, है ना, और अगर आप उसके पास जा रहे हो, एक दिन गंदा सामान दोगे तो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम नोबडी विल गो टू योर शॉप, राइट। सो यू विल हैव टू मेंटेन सम काइंड ऑफ क्वालिटी, अगर फिर कौन तुम्हारा सामान खरीदेगा? सो इसीलिए ये यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। If it does not, customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. माना गंदगी हो जाती है, बहुत स्टूप कर जाते हैं, बहुत लो लेवल तक स्टूप कर जाते हैं, बट लेकिन फाइनली उनको कुछ ना कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा, राइट। So though we have covered a very small portion of it, but I think it was a very detailed video and I think I will get bored अगर मैं पूरा एक साथ ही कर दूँगी। तो मैं पार्ट 2 में इसका what is the system of election start करूँगी। Till then, stay tuned. Thank you. Bye.